मुख्यमंत्री कोणाचा होईल हा एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला जेव्हा शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती झाली त्यावेळेला जो एक फॉर्म्युला ठरला होता तो 50-50% ठरला होता. तो काय तर लपून ठेवण्यात अर्थ नाही. जागा वाटप सुद्धा 144 असाच तो फॉर्म्युला ठरला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या चंद्रकांतदादा पाटलांनी मध्ये आपली एक भावना व्यक्त केली की आमच्या अडचणी उद्धवजी समजून घेते. त्या अडचणी समजून घेऊन मी कमी जागा स्वीकारल्या, पण आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असेल तर सगळ्या अडचणी मी काही समजून घेऊ शकणार नाही. कारण मला माझा पक्ष पुढे चालवायचा, मला माझा पक्ष पुढे वाढवायचा आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता निकाल जाहीर होतो. एक मोठा जनादेश या ठिकाणी मिळाला आहे. त्याचसोबत आभार मानतो आमचे नेते आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे अध्यक्ष आदरणीय अमितभाई शहा, आमचे कार्याध्यक्ष आदरणीय नड्डाजी की ज्यांनी या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि हा विजय सुकर केला. आमच्या महायुतीचे जे घटक आहेत, शिवसेनेचे नेते माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचे देखील मी आभार मानतो. रामदासजी आठवले त्यांचे देखील आभार मानतो. विनायकराव मेटे असतील, सदाभाऊ खोत असतील, माधवराव जानकर असतील, या सगळ्या आमच्या महायुतीच्या घटक पक्षांचे देखील मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी या ठिकाणी आश्वस्त करू इच्छितो की त्यांच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा या पूर्ण करण्याचं काम हे सरकार पुढच्या 5 वर्षामध्ये करेल. आणि गेल्या 5 वर्षात केलं त्याहीपेक्षा चांगलं काम हे पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही करून दाखवू हा विश्वास मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा भाजपच्या लाखो कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो की कार्यकर्त्यांमुळे पुन्हा आम्हाला हा दिवस या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अशा असंख्य कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारतीय जनता पार्टी का. तो अभी आप सुन रहे थे एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ सेना, ये दोनों अलायंस है और इनके अलायंस का नाम है महायुति. आंकड़ों के बाद जब ये रुझान नतीजों में बदल रहे हैं और काफी हद तक बदल चुके हैं, दोनों ने प्रेस से खिताब किया है लेकिन मराठी में बातें की हैं. कुछ देर में हम आपको इनकी तफसील बता पाएंगे. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी एक सवाल तो किया था नुमाइंदे ने कि उद्धव ठाकरे से कि मुख्यमंत्री को लेकर क्या अब रुख है अब शिवसेना का, क्योंकि शिवसेना के खेमे से ये बातें हमेशा आती रही थी कि महाराष्ट्र का सीएम तो शिवसेना का ही होगा. हालांकि ये सवाल मैंने हमारे पैनलिस्ट कांता नरावड़े से किया है. कांता नरावड़े जी, क्या आपको आवाज आ रही थी उद्धव ठाकरे क्या कह रहे थे? आप सुन पा रही थी? नहीं आ रही थी. अच्छा, आपको आवाज नहीं मिल पा रही थी. मुझे उम्मीद थी कि शायद आपने सुना होगा, तो आप बता पाएंगे कि वो इनका वो किस तरह का दबाव बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इस बात को लेकर के सीएम उनके खेमे से हो. बहरहाल, और सर्वेश तिवारी इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं. सीएम का जो वहां पर काफिला है वहां पर देखते हैं क्या कुछ वहां हो रहा है, क्या तस्वीरों में भेज पा रहे हैं. सर्वेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल विशाल जी, सीएम अपना स्पीच देकर यहां से अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले यहां पर जल्लोष के लिए आए थे जी. वो उन्हें जो आरपीआई के जो अध्यक्ष हैं रामदास आठवले ने अपने हाथों से जीत के जश्न को लेकर मीठा लड्डू खिलाया. अब इसके बाद वो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस को नियोजित करने जा रहे हैं. लेकिन इस जल्लोष में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अब फिर से सरकार बनाने का और बढ़ रहे हैं, उनका जो उन्होंने स्पीच दिया है उसके मुताबिक
पिछले 5 सालों में जो कार्यकाल रहा बीजेपी शिवसेना की सरकार का, जो कामकाज रहा, उसके आने वाले में जो नई सरकार बनेगी उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे जनता के लिए। साथ ही इस पूरे चुनाव प्रचार से लेकर जीत के जश्न तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही अमित शाह को भी धन्यवाद किया। वहीं महाराष्ट्र की जनता जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोट देकर उन्हें जिताने की ओर अग्रसर किया है, उसका भी बड़े पैमाने पर उन्होंने धन्यवाद कर अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जितने मीडिया कर्मी आए हुए उन्हें सुनने के लिए तमाम सवालों के जो जवाब होंगे वो अंदर संबोधित करते हुए वो बयान देंगे। जी विशाल जी। जी सर्वेश, अभी पीसी होगी तो हम सुनेंगे ही और हमारे पैनलिस्ट भी सुनेंगे। मैं लेकिन आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के खेमे में कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं है शायद जिसकी वो तमन्ना कर रहे थे। चूंकि संजय राउत के चेहरे पे हमने देखा कि बहुत कुछ कसक सी है। उद्धव ठाकरे भी अभी मीडिया से बात कर रहे थे, कुछ देर पहले भी हमने दिखाया, उनके चेहरे पर भी वो चमक नहीं थी। क्या ये 57 सीटें यानी जिसमें से अभी 31 उनको मिल चुकी हैं और 26 पर शिवसेना लीड कर रही है, दोनों को मिलाते 57 है, क्या ये उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है? देखिए विशाल जी, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन भले हुआ था, महायुति नाम जरूर दिया गया, लेकिन जो शुरुआत से जो लड़ाई चल रही थी वो थी जो मुख्य कुर्सी है, सीएम की कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी, उसको लेकर थी। और आज जैसे ही आंकड़े आने शुरू हुए जीत के और हार के, ठीक 12:30 से 1 बजे के बीच संजय राउत जो शिवसेना की सांसद है जी बोलती है अभी चल रहा है। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जनादेश जो है इस सरकार के खिलाफ आया, मौजूदा जो हरियाणा की सरकार है, और जिन पार्टी को मिला है उन सबको एक होकर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। और चाहे वो जेजेपी है, चाहे एनएलडी है, चाहे आपकी ये बीएसपी है या आजाद उम्मीदवार है, इन सबको एक होकर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। मैं सभी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो जनादेश मिला है इन पार्टियों को उसका मान सम्मान करेंगे और इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे। आप दिल्ली के लिए अभी निकल रहे हैं सर? आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सर बीजेपी जिस तरीके से हारी है, क्या कहना चाहिए? हारी क्या मतलब क्या कारण मानते हैं आप, क्या वजह रही बीजेपी? नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, जो वायदा किया था ये पूरा नहीं किया। हर वर्ग में विमुख जो प्रदेश हमने 2014 में प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ा था, आज वो नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और अपराध में। सर तो बीजेपी क्या ओवर ज्यादातर जो मंत्री है बीजेपी के वो हारते हैं, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी अपनी जीत को लेकर? जब भी तो 75 पार कर रहे थे, हम लोगों ने उनको ही पार कर दिया। थैंक यू। देखिए, जब हिमायत मिलती है आवाम की वोटों की शक्ल में तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है बातों में। कभी बातें 75 पार के होती हैं तो कभी ये कहा जाता है, कोई दूसरा कहता है कि तभी तो हमने उन्हें पार कर दिया। बहरहाल मैं थोड़ा अपने मेहमानों के पास चलता हूं। मुनाफ हकीम साहब कांग्रेस से हैं। मुनाफ हकीम साहब, एक सवाल आपसे, हरियाणा में तो आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है, कांग्रेस ने वहां बेहतर किया है, मतलब जो एग्जिट पोल ने बताया था उसके मुकाबले कांग्रेस ने वहां बहुत बेहतर किया है। उसके हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस जो है 32 सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश दिख रही है। 30 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है हरियाणा में और 2 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इसके मुकाबले में बीजेपी 33 सीटें जीत चुकी है, 6 पर लीड कर रही है। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 36 का यह आंकड़ा आ रहा है और कांग्रेस 30 और 2 32। ये तो बिल्कुल साफ है कि सरकार भले ही किसी की बन जाए, लेकिन आसान नहीं होगा किसी के लिए सरकार बनाना, इवन कांग्रेस के लिए भी नहीं होगा। क्या ये खबरें हैं कि कांग्रेस कोशिश कर रही है सरकार बनाने के लिए हरियाणा में? कुछ इनपुट है आपके पास? मुनाफ हकीम साहब। मुनाफ साहब को मेरी आवाज फिर नहीं मिल पा रही है, कहीं आप बचना तो नहीं चाह रहे जवाब देने से? चलिए, सर्वेश हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, मैंने आपसे यह सवाल किया था कि शिवसेना के चेहरे पे वो खुशी आखिर क्यों नहीं है? था सीएम की कुर्सी को लेकर था, इसी बात को लेकर गठबंधन भी हुआ था। चाहे इस गठबंधन को लेकर, महायुति को लेकर अमित शाह ने सक्रिय भूमिका निभाई हो या फिर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके बाद जो कुछ भी बातचीत हुई है, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच में पहले से विवाद चल रहा था गठबंधन होने से लेकर अब तक। अब संजय राउत जिस तरह से आज कुछ नतीजे आने के बाद 50-50 का फार्मूला मान्य नहीं होगा, ये सामने चीज आ रही थी। इससे बात साफ है कि भले महायुति की सीटें जरूर आई हैं दोनों को मिला
के, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच विवाद संभव है और दिवाली के बाद हो सकता है कि ये दोनों आपस में बातचीत करें। हालांकि आज भी हो सकती है बातचीत, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है दिवाली के बाद फिलहाल बातचीत होगी, क्योंकि जहां जहां से जो उम्मीदवार जिस पार्टी के जीते हैं ऐसी योजना बनाई जा रही कि वहां पर वो लोग पहले से जाएंगे मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए। हालांकि शरद पवार ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कर दिया कि सबसे पहले वो राज्य की जनता को धन्यवाद करने के लिए कल से ही रवाना होने वाले हैं। तो कुल मिलाजुलाकर जो मतदाताओं का पूरा रुख था महाराष्ट्र भर में, मतदाताओं ने जो जिस तरह से वोटिंग की है वो वोटिंग 2014 के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो कुछ जनता बदलाव के रूप में जरूर देख रही थी, लेकिन जिस तरह से एक आत्मविश्वास होता है, जैसे कोई परीक्षा देने वाला विद्यार्थी हो या किसी भी क्षेत्र में एग्जाम देता है, लेकिन एक आत्मविश्वास जो 100% भरा हुआ था वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बीजेपी में बड़े पैमाने पर देखा गया, क्योंकि नतीजा आने के एक दिन पहले ही तमाम जितने भी इनके हेडक्वार्टर वहां पर मिठाइयां बननी शुरू हो गई, स्टेज बनने शुरू हो गए, पंडाल बनने शुरू हो गए, लाइटिंग तक लग गई। तो एक आत्मविश्वास कहीं न कहीं जरूर था कि वो जीतेंगे जरूर, और वो भारी मात्रा में जिस तरह से 100 के करीब इनकी एक सवाल यहाँ पर है, क्या शिवसेना के लिए सीएम की कुर्सी बहुत अहम है अब इन परिस्थितियों में, इन हालात में, जबकि वो 33 जीत और 24 लीड, यानी कि ये 50 और 57 का आंकड़ा लगभग आ रहा है। क्या वो सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए दबाव बना सकती है बीजेपी पर, या फिर क्या कुछ और देखने को मिल सकता है कि वो नया पार्टनर ढूंढे कि कोई हमें सपोर्ट करे और हम जो है हम सत्ता के केंद्र में आ जाए, हम सीएम, हमारा सीएम बन जाए? देखिए विशाल जी, क्रिकेट के क्षेत्र में कहावत है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई चीज संभव और असंभव नहीं होती है। यहाँ पर अगर बात सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की होगी तो शिवसेना के सामने जो भी रास्ता सबसे संभव दिखेगा, चाहे वो दूसरी पार्टी क्यों न हो, और दूसरी पार्टी की तरफ से ये भी ऑफर हो सकता है कि आप चाहे जो पद हो वो ले लें, लेकिन सरकार बीजेपी की न बने। तो ये रास्ता भी कहीं न कहीं एक इशारा, मेरे ख्याल से आपका सवाल शरद पवार की ओर इशारा था। जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी की सीटें बड़ी हैं 2014 के मुकाबले, तो शिवसेना हर मुमकिन कदम उठा सकती है, चाहे बीजेपी पर दबाव बना के या दूसरी पार्टियों की तरफ अपना रुख करके। चलिए, ये हालांकि शरद पवार ने एक सवाल के जवाब में इस बात को साफ किया है कि वो शिवसेना के साथ नहीं जा सकती, और प्लस दूसरी बात ये भी है कि शरद पवार सिर्फ अकेले ही, एनसीपी की इतनी सीटें नहीं है कि वो शिवसेना से बात कर लें। ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कांग्रेस भी अलायंस में है, तो कहीं कांग्रेस भी ये चाहेगी या नहीं चाहेगी कि शिवसेना का साथ मिले। लेकिन राजनीति है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है। मुनाफ हकीम साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अब? मुनाफ हकीम साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, अभी भी नहीं मिल रही है। कांता नरावड़े जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कोई ऐसा इनपुट है, कांता नरावड़े जी, क्या उद्धव ठाकरे को मनाना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा कई बार हो चुका है कि शिवसेना का अलायंस कभी किसी को, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। एक सवाल उठ गया है यहां पर कि क्या फिर से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सीएम की बात, कुर्सी के लिए अगर बात आ जाए तो? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और उद्धव जी ऐसा नहीं करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी उनके अलावा वो सरकार नहीं बनाएगी, उनको साथ में लेकर अगर शिवसेना इस बात पे अड़ जाए कि सीएम 2.5 साल का हो और पहले हमारा हो, तो बीजेपी के सामने क्या ऑप्शन बचता है? क्या आप इतनी बड़ी जीत के बाद शिवसेना का सीएम एक्सेप्ट कर लेंगी? नहीं, देखिए, नहीं, हाँ, ये नहीं, देखिए, आज आपने उद्धव जी को भी सुना, संजय राउत को भी सुना, या वहाँ जो मातोश्री पर जो माहौल है वो भी देख के आपको पता चलेगा कि वो ऐसे कंडीशन रखेंगे भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल नहीं रखेंगे। वो बिल्कुल हमारे साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर ही गवर्नमेंट बनाएंगी। उद्धव जी इस बात को लेके, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। फडणवीस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं फडणवीस। की आमच्या महायुतीला महाराष्ट्राच्या जनतेनं अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचा कौल दिलेला आहे, आणि पुढचं सरकार हे पुन्हा महायुतीचं होणार याबद्दल आता कोणाच्याही मनामध्ये शंका राहिलेली नाही। आहे भूपेंद्र जी?
त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने हा जो अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचा कौल दिला आहे त्याबद्दल मी महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचसोबत आमचे नेते आणि भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे अध्यक्ष श्री अमितभाई शहा आणि आमचे कार्याध्यक्ष श्री जगत प्रकाशजी नड्डा यांचे देखील मी अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो की त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अतिशय चांगली वाटचाल. त्योहार का वातावरण है, उत्साह उमंग का माहौल है. मैं जानता हूं कि आप सब धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा जैसे उत्सवों की तैयारियों में जुटे होंगे. घर मोहल्ले की साफ सफाई में लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों, मेल मुलाकातों में भी व्यस्त होंगे. इस अवसर पर आप सबसे मिलना मेरे लिए भी बहुत खास हो जाता है. आप कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है. साथियों, त्योहार के इस समय हजारों लाखों लोग विशेष तौर पर छुट्टियां लेकर अपनों से मिलने, बड़ों से आशीर्वाद लेने, अपने रिश्तेदारों के यहां जाना, अपने घरों गांव चले जाना, ये सब चलता रहता है. अब मेरा काम ऐसा है कि मैं छुट्टी तो ले नहीं सकता, लेकिन अपनों से मिलने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं मौका ढूंढता रहता हूं. और इसलिए ये अवसर आज मुझे इस दीपावली के निमित्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सबके रूबरू होने का अवसर मिला है. आज के इस अवसर पर जब हम घर में अपनों के बीच दिवाली मना रहे हैं, तब उन लाखों वीर बेटे बेटियों और उनके परिवारों को भी शुभकामना देना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य बनता है. अपनी खुशियां मनाते समय हमें उन सब का स्मरण करना चाहिए जो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए जूझते रहते हैं. कोई सरहद पर होते हैं तो कोई देश के भीतर काम करते रहते हैं. हमारे लिए दिन रात वे खुद को खपाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, कभी जान की बाजी लगा देते हैं. चाहे हमारे सेना के जवान हो, हमारे अर्धसैनिक बल हो, हमारे पुलिस के साथी हो, और आजकल तो एनडीआरएफ की भी बहुत चर्चा है कि जो कोई आमची कामगिरी चांगली राहिली आहे. कुठे मागच्या वर्षीपेक्षा काही जागा कमी अधिक झाल्या असतील, पण तरी देखील सगळ्या भागात आमची कामगिरी ही निश्चितपणे मला असं वाटतं की अतिशय चांगली राहिली आहे. हे खरं आहे की दोन निकाल आमच्याकरता धक्कादायक आहेत. एक म्हणजे साताऱ्याचा जो काही लोकसभेचा निकाल आहे, ज्या ठिकाणी छत्रपती उदयन महाराज हे आमचे उमेदवार होते आणि ते निवडून येऊ शकले नाहीत, याचा आम्हाला धक्का आहे. आणि परळीचा देखील आम्हाला त्या ठिकाणी धक्का आहे, कारण आमचं असं ठाम होत होतं की पंकजा मुंडे या निश्चितपणे निवडून येतील. काही निश्चितपणे आमचे काही मंत्री देखील पराभूत झाले आहेत, त्याचं विश्लेषण आम्ही योग्य वेळी करू. पण एकूणच या ज्या काही जागांच्या संदर्भात थोडं मागे पुढे झालाय, याचं प्रामुख्याने एक कारण हे देखील लक्षात येत आहे की मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी ही दोन्ही पक्षांमध्ये झाली आणि त्या बंडखोरीचा फटका हा काही प्रमाणात आम्हाला पडलाय, हे आम्हाला मान्य. तो काफी कुछ इस वक्त कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस. जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर खुशी है
बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है महाराष्ट्र में। बीजेपी जो है वो अकेले, अगर हम सिर्फ बीजेपी की टैली आपको हम बताएं तो बीजेपी 63 सीटें अब तक जीत चुकी है और 40 सीट पर लीड कर रही है। मतलब 63 और 40 103, कितना भी कम अगर होता है तो 100 सीटें, ये बीजेपी की अकेले की बात है। शिवसेना 33 जीत चुकी है और 24 पर लीड कर रही है, यानी 57 सीटें शिवसेना के आसपास जा रही हैं। तो सवाल इसको लेकर के है कि शिवसेना का अब आगे क्या कदम होगा। मैं बात कर रहा था कांता नरावरे जी से। कांता नरावरे जी, अगर शिवसेना ने सीएम की कुर्सी को लेकर एक जिद ठान ली तो बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल होगी? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव जी सीएम की कुर्सी के लिए जिद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सीटें मिली है और तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उसके लिए ज़्यादा ये देंगे करके। और आसानी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और हाँ। सरकार बन जाएगी शिवसेना बीजेपी की। ओके, चलिए, ऐसा कुछ यानी दिक्कत कुछ कोई नहीं आएगी, नहीं और आएगी। वो ज्यादा आग्रह भी नहीं करेंगे, आप जो कह रही है वैसा ही हो जाएगा। बहरहाल, मुनाफ हकीम साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? मुनाफ हकीम साहब, कई बार मैं आपके पास सवाल लेकर आया लेकिन आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी। मुनाफ हकीम साहब, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, एनसीपी कम सीटों पर चुनाव लड़ती है बनिस्बत, यानी निस्बतन, लेकिन एनसीपी ज्यादा कामयाब होती है, कांग्रेस उतनी कामयाब नहीं होती, क्यों? नहीं, ये इलेक्शन के फैसलों के बाद ज़रूर कांग्रेस की हाईकमांड के साथ सारे लोग बैठेंगे और इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे कि क्या वजह है, हम कहाँ कम हुए, हमारे में क्या कोताही रही है, सारी चीज़ों पे हम गौर फिक्र करेंगे और आगे के लिए काम करेंगे। मगर मैंने ये देखा है कि अभी जो संजय राउत जी से जो बात कर रहे थे आप, और उस वक्त उनके चेहरे पर जो मायूसी नजर आ रही थी, वो खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। मुझको ये लगता है कि अभी जितने भी आंकड़े बन के सामने आ रहे हैं, उनको नाखुश देखकर आप ये खुश हो रहे हैं क्या? अंदरूनी तौर पे नहीं, हमें खुश होने की बात नहीं। मैं समझता हूं कि सीएम के दावेदारी के लिए उन्हें इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि पिछले 5 साल तक लगातार शिवसेना वहां से बाहर निकलना चाह रही थी, मगर उन्हें ये डर था कि कहीं हमारे बाहर निकलने के बाद कोई और अलायंस ना हो जाए, इसलिए आखिरी वक्त तक वो सारे मामलात रहे। मगर अब जो है वो सारा खेल उनके हाथ में है, तो इस वक्त वो जो चाहेंगे वो कंडीशन तो जरूर मनवाएंगे, क्योंकि आवाम ने ये कह दिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये सवाल उठ चुका है, भारतीय ये सवाल जी चाहता हूं फडणवीस जी को सुनते हैं। हमारे महायुति के जो नेता है, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी का, हमारे आरपीआई के रामदास आठवले जी का, हमारे विनायक मेटे जी का, सदाभाऊ खोत जी का, महादेव जानकर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन सभी ने इस चुनाव में बहुत सहकार्य किया और उसके कारण एक बड़ा ही अच्छा मैंडेट हमको यहां पर मिला है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 105 के करीब सीटें अभी दिखाई पड़ रही है, कुछ आगे पीछे होगी, और सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। हमारे साथ में हमारे गठबंधन के लोग, शिवसेना, ये सारे हम सभी को अच्छी सीटें मिली है। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें और फिलहाल हम आप